मेजर कंट्रोवर्सी उसमें जो हुई थी, जब संभावना ने वो डांस के लिए चैलेंज किया था, फिर श्वेता तिवारी के साथ होता है, फिर सरोज खान जी बीच में आती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों के आइडियल्स आपस में लड़ रहे हैं, फिर सरोज खान जी थी, वो पूरा माहौल कैसा हो रखा था, क्या पूरा था वो? मैं बहुत डर गया था भाई, डर गए थे? क्योंकि मुझे लगा आज मैं निकल जाऊंगा, आज मुझे निकाल के फेंक देंगे मुझे घर वापस भेज देंगे। मैं रोने लग गया था स्टेज पे, क्योंकि मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा था, आपस में सबके अपने अपने थॉट्स टकरा रहे थे, सरोज जी के, श्वेता जी के, संभावना के, कि क्या, और मुझे लग रहा था कि ये सब मेरे लिए हो रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ यूनिवर्स इस वक्त मैं हूँ स्टेज पे। तो मुझे लग रहा था कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब तो मैं गया। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि मैंने कहा यार, और आ, म, क्योंकि अब मैंने जो किया था वो मुझे कोरियोग्राफर ने सिखाया था, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता था कि कोरियोग्राफी वीक थी, क्योंकि फिर मुझे आगे शो भी करना है। कल को पता चला तू स्टेज पे जाके मुझे ये बोल रहा है कि मेरी कोरियोग्राफी वीक थी, तो मैंने कहा वहां से भी हाथ धो बैठूंगा मैं। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं करूं क्या अब, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मुझे बस आज बचा ले, आज के एपिसोड में बचा ले, कल मैं ऐसा करूंगा, मैं स्टेज तोड़ दूंगा ऐसा नाचूंगा। राइट, राइट। सरोज खान जी के लिए क्या कहेंगे, एज वहाँ पे थी आप, क्या इन उनकी अगर आप लर्निंग्स बता पाए कि क्या आपने कुछ सीखा, अगर कुछ आपका इंटरेक्शन हो पाता था आप लोग? सरोज खान जी से बहुत बातें होती थी, और वो बहुत ही ब्लंट थी। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरी तरफ। और अभी तक उन्होंने मुझे 3 बार शो में, 3 से 4 बार 101 रुपये दिए थे, जो उनका आशीर्वाद होता था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो नोट मेरे पास आज भी हैं, इस बात को 15 साल हो चुके हैं, वो चारों नोट मेरे पास आज भी हैं, वो एक एक के सिक्के भी मेरे पास आज हैं, मैंने संभाल के रखे हुए हैं। तो वो जिस तरीके से आपको आपकी गलतियां भी बताती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे थोड़ा प्यार से बताती हैं, मेरी तरफ उनका जो स्वभाव है थोड़ा सॉफ्ट है। और उन्होंने मुझे एक नाम भी दिया था शो में, अक्षय जैक्सन, क्योंकि मैंने अक्षय कुमार के डायलॉग्स और माइकल जैक्सन के बीट्स को लेके कॉम्बिनेशन बना के एक परफॉर्मेंस किया था। तो वो इसलिए मुझे नाम अभी तक याद है, अक्षय जैक्सन। तो बहुत प्यार करती थी वो, और बहुत स्ट्रिक्ट भी थी जब आपको उनको आपकी गलती बतानी होती थी। लेकिन वो लेजेंड है, उनको मतलब वो आपको अगर आंख बंद करके भी देखेंगी तो भी शायद आप में कमी या अच्छी चीज़ जो है बता देंगी। ये तो है। श्वेता जी के साथ कभी बात हुई इसके बाद? मैं उसके बाद एक सीरियल कर रहा था, और चांदी वाली स्टूडियो में, काफ़ी काफ़ी टाइम हो गया इस बात को भी, आई थिंक 10 साल हो गए। तो मिले हम लोग, अच्छे से मिले, मैं उनको तब भी श्वेता मैम बोलता था, तब भी श्वेता मैम बोला, आज भी मिलूंगा तो श्वेता मैम ही बोलूंगा, क्योंकि जब आप शहर में नए नए आते हो तो जिससे आप पहली बार मिलते हो ना, तो आपके लिए वो चकाचौंध की दुनिया होती है। तो मेरे लिए आज भी ऐसा ही है। लेकिन मैं मिला काफ़ी पहले था उनसे, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझसे मिली। वो भी किसी सीरियल का शूट कर रही थी, शी वॉज़ वेरी प्राउड कि मैं अब एक सीरियल कर रहा हूँ, कहाँ से एक रियलिटी शो करके, एंड ऑल दैट। राइट, राइट, राइट। उसी शो में संभावना भी थी, जैसे आपने कहा कि मैं उनके पैर नहीं छूता था, मैं बसता था चीज़ों से। ये कैसे डेवलप हो गया आपका, कि क्या था वो पॉइंट जो आपको अट्रैक्ट कर रहा था टुवर्ड्स संभावना? मुझे लगता है कि जो संभावना का मुंहफटपन है, जो जैसे जी सरोज जी का जैसे था कि वो सीधा स्ट्रेट बोलती थी कि ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा। जैसे संभावना ब्लंट है, और उससे भी ज़्यादा ऊपर डांस। तो जब पहली बार मैं मिला था तब तो ऐसे इंटरेक्शन हुआ था, मुझे अच्छी लगी थी संभावना। और क्या है, जब आप नए आते हो, आप किसी भी हीरोइन को देखते हो तो आपको, कि आपने इतनी सुंदरता कभी अपने शहर में देखी नहीं है, तो आपको लगता है ये क्या देख लिया मैंने। तो लेकिन जब पहली बार शो में मैंने डांस करते हुए देखा, क्योंकि पहले एपिसोड में सभी को डांस करना था, जजेस को भी, तो मैंने लाइव डांस करते हुए देखा ना, तो मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने ना बिजली चमक रही है। ऐसा कोई कैसे परफॉर्म कर सकता है? मतलब ऐसा लग रहा था कि पीछे जो ढोलक तबला जो बीट बज रही है गाने की ना, वो उसकी कमर के जोर की वजह से बज रही है। ये वो म्यूजिक पे नहीं नाच रही है, वो नाच रही है इसलिए म्यूजिक बज रहा है। तो वो मैं देख के ना एकदम दंग रह गया। और क्या होता है, जब आपका आर्ट टू आर्ट कनेक्शन बैठता है ना, तो वो बहुत गहरा अट्रैक्शन होता है। स्कूल में भी डांसर डांसर बहुत जल्दी मिलते हैं, स्पोर्ट्स वाली लड़की स्पोर्ट्स वाला लड़का बहुत जल्दी मिलते हैं, तो वो एक बीच की चुंबक का काम करता है। लेकिन फिर जैसे आपने मुंबई आए, फिर मुलाकातें आप लोगों की हुई, फिर सारी स्टोरीज लोगों को पता है, फैमिली को लेके क्या कंसर्न्स थे आपको, कि फैमिली पे करेंगे नहीं करेंगे, ये सब चीज़ों की दुविधा में थे आप, आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से?
मेरी फैमिली की तरफ से मैं नहीं था, मेरी फैमिली की तरफ से बस मुझे ये था कि वो मेरे लिए कंसर्न है कि जब भाई जब आप लाइफ में कुछ अच्छा कर लोगे, पैसे वैसे कमाने लगो, फिर आप जैसे मर्जी अपनी ज़िंदगी बिताओ, आप अपनी पसंद की लड़की से शादी करो, हमारी पसंद की लड़की से शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उनका इतना ही कंसर्न था, जो कि सही भी था। राइट राइट, वो हो ही जाता है ना आपसे, वो नेचुरल है। अब मुझे ये बताइए कि जब आप लोग की शादी हुई उस समय भी काफ़ी चीज़ें जैसे आप बातें सुनने को तो क्या उस समय भी ताने वाने सुनने मिलते थे आप लोगों की किस मतलब संभावना को लेकर कि किस क्योंकि आप अच्छा नहीं कर रहे थे उस समय, आपकी आइडेंटिटी उस लेवल की नहीं थी, तो इस तरह की चीज़ें भी आप पे इम्पेक्ट कर रही थी जब ऐसी तरह की बातें आती थी? मुझे लगता है तब तक मैं ओवरकम कर गया था इन चीज़ों ओवरकम से। कर हाँ, लेते थे, ओके। 2015-16 में जब मैंने बोला ना, जब मैंने अपना मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बिकॉज ऑफ मेडिटेशन बुक्स एंड ऑल, उसके बाद मैं ओवरकम कर चुका था इस चीज़ से। उसके बाद मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके बाद मेरा फोकस काम पे था कि कुछ करना है। फिर उसी करने के उसमें फिर यूट्यूब शुरू किया। तब लाइफ में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था, कोशिशें चल रही थी, और संभावना ने भी उन चीज़ों पे फोकस करना कम कर दिया था। बिकॉज क्या होता है, जब तक आपकी शादी नहीं होती ना, तो आपको एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि, लेकिन जब हो जाता है ना तो एक क्लोजर मिल जाता है। तो प्यार मेरे लिए एक प्रोजेक्ट की तरह था कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था उसके लिए। मुझे लगा था पहले ये प्यार का साइकिल ख़त्म करना है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ होता है, फिर आप काम कर रहे हो, आपका काम से ध्यान हट जाता है, फिर आप इधर लौट के आते हो, फिर आप काम पे जाते हो, फिर इधर अच्छा, कुछ। चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही थी आप हाँ, पर। तो आपको होता है ना, जब आप एक जगह प्यार भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो भी होता है इस रिलेशनशिप में, उसका असर आपके काम पे पड़ता है, आपकी फैमिली पे पड़ता है, सब जगह पड़ता है। तो मैंने कहा यार पहले इस लूप को क्लोज करो, या तो शादी करो या तो ब्रेकअप करो और आगे बढ़ो। तो मेरा फोकस ज़्यादा शादी पे ही था। तो मैंने कहा ये प्रोजेक्ट चल रहा है सीज़न 1, ये सीज़न 1 बंद करो, सीज़न 2 शुरू करो अब लाइफ राइट का। राइट राइट राइट। तो जब वो कैसे हुआ कि मतलब जब आपने शादी और सारी चीज़ें हो गई फिर वो आपको सपोर्ट की तरफ, संभावना की तरफ से सपोर्ट था, या आपने जैसे कहा कि खुद से मैंने वो डेवलप कर लिया था यार कि आप अपने काम पे फोकस करते हैं, तो ये कितना रोल था संभावना का इन सारी चीज़ों में, और कितना खुद से आप सब वो कर रहे थे अपने आप को? हम दोनों ने एक दूसरे को हील करने में बहुत हेल्प की है। हाँ, और संभावना का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि उसके बाद एक्सपीरियंस बहुत है इंडस्ट्री का, और उस एक्सपीरियंस से वो मुझे कई चीज़ें बताती थी, जो कि जब तक आप वो ना कर लो, जैसे कहते हैं ना लोग कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और एक इंसान होता है जो दूसरे की गलतियों से सीखता है। तो संभावना ने शायद जो उसको लगता है गलतियाँ की थी, उससे उसने मुझे सिखा दिया कि ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो उसकी वजह से मेरे लिए रास्ता बहुत ज़्यादा साफ हो गया। मैं ट्रायल एंड एरर में नहीं फंसा कि ये करके ये करूँगा, वो करके वो करूँगा। तो वहाँ से मेरे लिए उसने क्लीन रास्ता दिखा दिया मुझे कि कैसे करना है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ किससे कैसे मिलना है। कोई इंसान अगर आपको 7-8 बजे के बाद ऑफिस में बुलाता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। हाँ, तो अ, इसमें बहुत हेल्प की उसने, और बिलीव किया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान का अपने आप में बिलीव ना हर कुछ दिन में टूटता है, क्योंकि हर रिजेक्शन के बाद आपके अंदर एक सेल्फ डाउट आता है कि यार ये शायद पिछली बार मैंने गलती से कर दिया था, एक्चुअली मैं कर नहीं पाता हूँ। तो फिर एक आदमी चाहिए जो आपको इंजेक्ट करे वापस उस सेल्फ बिलीफ से। तो उसने मुझे हमेशा वो सेल्फ बिलीफ इंजेक्ट किया है। उसने हमेशा मुझ पर बिलीव किया है, और मैंने उस पर बिलीव किया है। तो आपके अपने बिलीव करने के साथ आपको एक इंसान चाहिए लाइफ में जो आप पे बिलीव करता है, बिना किसी ग्रीड के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। तो आपको समझ में आता है कि जो इंसान है आपके सामने आपसे सच बोल रहा है। बाहर का इंसान किसी लालच में आपसे कोई बात काम निकलवाने के लिए भी बोल सकता है, लेकिन अगर आपका आपका लाइफ पार्टनर जिस पे आप इतना बिलीव करते हो, वो अगर आपको क्रिटिसिज्म भी देता है ना, तो आपको लगता है कि यार ये इस चीज़ पे मुझे काम करना चाहिए, ये कमी है मेरे में, अगर ये इंसान बोल रहा है तो। जब आपकी शादी होती है उस समय आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और संभावना उस समय ज़्यादा हिट थी, पॉपुलर थी, फेमस थी। तो जब उनका कॉल आता है तो लोगों को ये है कि जो एक डाउट होता है जैसे आपने कहा भी, तो वो संभावना की तरफ से पूरा क्लियर समझ में आता है कि वो पूरे प्यार में थी आपके साथ। आपको लेकर लोगों के मन में हो सकता है कि जो शंकाएँ थी, सारी चीज़ थी, अब आप उसे गलत प्रूव कर रहे हैं अपने काम से, क्योंकि आज आप उस रोल पे खड़े हो जहाँ पे जो आप चाहते थे, और धीरे धीरे अब चीज़ें बेहतर होती जा रही है। पर वहाँ संभावना की चीज़ें दिखाई देती है कि हाँ, वो लड़की जो है उसने ये सारी चीज़ें नहीं दी, उसने प्यार को चूज़ किया। फ़र्क नहीं पड़ता घर क्या बोल रहा है, दोस्त क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोल रहा है। एज अ पार्टनर अगर वैसी अगर लाइफ पार्टनर मिले तो मेरे मुझे लगता है ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है किसी के लिए भी।
बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, तो सामने वाले इंसान को आपसे क्या ही चाहिए होगा सिवाय प्यार के। तो ये बहुत क्लैरिटी हो जाती है। वरना एक रिलेशनशिप में ना आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि ये इंसान मेरे साथ है। आजकल खासकर आज का जो प्यार है उसकी बात कर रहा हूँ। वो सब ये सोचते हैं कि इसको मुझसे क्या चाहिए, ये क्यों मुझे इतना प्यार कर रहा है, ये मुझे क्यों इतना प्यार कर रही है, इसको मुझसे क्या चाहिए। और इसी कश्मकश में आप जल्दीबाजी में शादी कर लेते हो, और फिर आपके दिमाग में बातें चलती रहती हैं कि इसने मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि इसे मुझसे ये चाहिए। और फिर वो ज़्यादा अच्छा चलता नहीं है रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ में गड़बड़े आती हैं। लेकिन मेरे केस में मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैं बहुत क्लियर था कि इस लड़की को मुझसे कुछ चाहिए ही नहीं। हालांकि इसको लग सकता है कि मुझे इससे कुछ चाहिए, तो मुझे उसको क्लैरिटी देनी थी कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी तुमसे सिर्फ प्यार चाहिए। और वो क्लैरिटी मैंने दी, और उसको मेरी आंखों में विश्वास दिखा, मेरे एक्शन में विश्वास दिखा कि ही रियली लव्स मी, और कुछ नहीं, बस दैट्स इट।